नमस्कार दोस्तों, SOS के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के SOS के एपिसोड में दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं SOS यानी कि संडे ओपिनियन स्ट्राइक, और स्वयं एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम निपटा कर आए हैं आज। जिस तरीके से वो तैयार होकर बैठे हुए हैं उस तरीके से इन्होंने हालांकि ये कहा है कि मैं उस बात की चर्चा ना करूं, लेकिन मैं डायरेक्टली कह देता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, उस काम को पूरा करके आए। अब बहुत अच्छी तिथि थी और इनकी चेतनाएं पूरी हो और इनका जो काम हो वो सफल कुशल उस काम में सक्षम होए और आगे चल के ये सफल कुशल उस काम में आगे बढ़े और इनके साथी भी आगे बढ़े। तो आज का जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक है बेसिकली। तो जिसके अंदर से सबसे पहला टॉपिक यानी कि इस हफ्ते अगर कोई चीज़ मेजर चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है तो वो पाकिस्तान रही है, पाकिस्तान रहा है। अब पाकिस्तान रहा है उसका निर्णय तो इंडियन आर्मी अच्छे से करेगी जब इंडियन आर्मी उनको बताती है कि हम उनके साथ क्या करते हैं रात को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रात को ही हुआ था। और हाँ, तो वो पाकिस्तान रहा है या रही है उसका तो सबको पता चल ही चुका है। लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, जैसे कि पहले एशिया कप हो गया। अब एशिया कप हुआ, एशिया कप के अंदर जिस तरीके से अपनों ने पहले स्टार्टिंग में कही था कि भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो गया। उसके बाद में अपनों ने किस तरीके से पाकिस्तान को धोया है और अगर नहीं धो पाए तो किस तरीके से धो सकते थे उसका हमने ट्राइपॉड के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर आप दोनों के चेता आर्यन भैया बैठते हैं, ठीक है। तो अब वो सब चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें होने के बाद देखने को मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, जो फील्ड मार्शल है, उनका फील्ड मार्शल और जो पपेट प्रधानमंत्री है आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर उनको एक ब्रीफ केस दिखाते हैं। उस ब्रीफ केस के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। डोनाल्ड ट्रंप भी एकदम तकतकी लगा के उसको देख रहे हैं और वो भी अच्छे से दिखा रहे हैं, न जाने क्या डील है। तो हर्ष, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की चीज़ें सोच रहा है, ये क्या है? देखिए, जैसे पहले भी एक बार हमने वीडियो में बात करी थी कि पाकिस्तान में एक भिखारी इंस्टीट्यूट खुला हुआ है जहाँ पे वो भीख मांगना सिखाते हैं, BIP भिखारी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। तो वही इंस्टीट्यूट का एक और नया पैटर्न है ये कि अमेरिका के पास जाके आप भीख मांगो। ये तो खैर पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन तो रहा ही है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान के पास जाएगा। इनका जो इंटर रिलेशन होता है टू वीकन इंडिया, टू वीकन दिस सेक्टर विच इज ग्रोइंग, जो इंडिया चाइना रशिया वाला सेक्टर है, टू काउंटर दैट सेक्टर। ये जो पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशन चल रहे हैं, बट हिसाब से भी परिस्थिति है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। वो वक्त आने पर पाकिस्तान के साथ भी उतना ही गलत कर सकता है जितना और देशों के साथ करता है। पर देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है ये चीज, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इससे पहले एक ऑयल डील भी पाकिस्तान के साथ हुई, जिसमें लेकिन जो एरिया था जहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा था वो बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर आया था, जब BLA ने आकर सारी तबाही मचा दी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वही पाकिस्तान एक रिलेशन मेंटेन करना, रिलेशन तो क्या कहें, रिलेशन तो 2 तरफा वाली चीज होती है। आप हमें भीख दो, हम आपको भारत के खिलाफ खड़े मिलेंगे। तो बस यही एक आइडिया है जो पाकिस्तान ने एक बात बोली रिलेशन वाली, तो रिलेशन की अगर बात तो मेरे हिसाब से स्वयं अच्छे से ज़्यादा समझा पाएंगे। तो ये जो आप अपने रिलेशन के बारे में, तो अगर आपको लगता है आपको बोलना चाहिए तो आप बोलना, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन है इसके अंदर क्या बोलेंगे आप? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान का रिलेशन वो तो अब हम ऐसी स्थिति में है कि हम वो शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, चीन का हाथ छोड़ के USA का हाथ पकड़ लिया पाकिस्तान ने, समझ लीजिए पाकिस्तान है कौन। ठीक है, तो ये बात है, सिंपल डेटा के फैक्ट के साथ बताएं तो US मेटल कंपनी है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन करी $500 मिलियन की, जिसके तहत टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और ऐसे काफ़ी सारे रिच मिनरल्स जो है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे। अब सीधी बात यह है कि USA का मकसद क्या है यहाँ पर? USA का मकसद क्या? USA के पास पैसे की कमी है? USA के पास क्या ज़रूरत पाकिस्तान को है? USA को नहीं है। पाकिस्तान आसिम मुनीर आते हैं, वुडन बॉक्स खोलते हैं और कुछ सैंपल्स जो हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स के, वो यहाँ पर ट्रंप को दिखाते हैं। यहाँ तक कि US के एक सेनेटर ने आसिम मुनीर को एक सेल्समैन बोल दिया है, पाकिस्तान से आया हुआ एक सेल्समैन। और कुछ बातें ऐसी हैं कि ये सिर्फ चाइना US पाकिस्तान की बात नहीं है, ये एक रिसोर्स डिप्लोमेसी की बात है कि आप अपने सामान बेच के, अपने सामान दिखा के, लालच देके, या फिर किराए पर अपना सामान कि आप हमारी ज़मीन पे है ना, आप अपना सारा वो जमावड़ा बैठा दो। जैसे कुछ साल पहले US ने इराक के लिए किया था, US ने मिडिल ईस्ट के अंदर किया था, वैसे पाकिस्तान आगे आ गया कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, आप उनका यूज़ करिए, आपको भी हाफ मिलेगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। लेकिन US, ये बात कोई ना भूलें कि USA ने आगे चल के क्या किया है। चीन भले ही कैसा था, चीन अपने डेट ट्रैप में फंसाता था सबको, लेकिन चीन का ये एक रवैया है कि चीन ने USA की तरह देशों पे अपनी बेसिस
पूरी तरह हथियाने की कोशिश नहीं की है, देशों को तबाह करने की वो नहीं करी। चीन, मैं ये भी मानता हूँ कि चीन एक दोगला देश है यूएसए की तरह, लेकिन फर्क इतना है कि यूएस अभी पाकिस्तान को किसकी जरूरत पड़ी है तो पाकिस्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कल को यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इंडिया के साथ कुछ कर बैठे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब यूएसए की चाल है, बस कुछ नहीं है। बेसिक सी चीज़ ये है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स को दिखा रहे हैं, अब वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या नहीं है इसकी भी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं, कोई चीज़ कंफर्म है नहीं। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा वो जो अरेबियन सी वाला रीजन आता है, वहाँ के उस एरिया के अंदर हमने नेचुरल गैस और ऑयल ढूंढ लिया है। पता चला था कि वहाँ पर ना तो कोई नेचुरल गैस मिला है ना कोई ऑयल मिला है, तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस ऑथेंटिसिटी हो जाती है, अमेरिकन कंपनी जहाँ पर आकर माइनिंग करने लग जाती है, तो इसके अंदर भी बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है। क्योंकि उस एरिया के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रहती है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर चाइना को सीपैक ही बनाने नहीं देती है तो अमेरिका को वहाँ पर क्या माइनिंग करने देगी। तो बेसिक सी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इधर आ जाता है कराची, और कराची से 200 किलोमीटर गुजरात बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो आ जाता है सरक्रीक एरिया। तो सरक्रीक एरिया ऐसा है कि वो गुजरात बॉर्डर से बॉर्डर लगाता है। अब वहाँ पर सीन ऐसा है कि वो जो एकदम दलदली क्षेत्र है, 1968 के आसपास वहाँ पर से उन पे बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो बातचीत हुई नहीं थी। 1958 के अंदर से पाकिस्तान उस सरक्रीक को पूरे एरिया को इंडिया का यानी कि पाकिस्तान का अपना मानता है। अब वो जो एरिया है ना वो ऐसा है कि वहाँ पर पूरा दलदली क्षेत्र सा रहता है, जो मिट्टी रहती है फिर पानी रहता है, ऐसे दलदली क्षेत्र सा रहता है। अब उस दलदली क्षेत्र के अंदर भी ये रहता है कि फेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकती। तो फिर स्टार्टिंग में कहा गया कि भाई है ना इसको बांट देते हैं 50-50 50 सेम बांग्लादेश जैसे बॉर्डर जैसा। हाँ, वो कर देते हैं, वो नहीं करने दिया। उसके बाद में एक वो यूएन में मैटर गया, यूएन में मैटर जाने के बाद में उसका कुछ हिस्सा इंडिया की तरफ छोड़ दिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। अब सीन ऐसा है कि उस सरक्रीक एरिया जो पाकिस्तान की तरफ है, उस एरिया के अंदर पाकिस्तान की आर्मी अपने बेस कैंप्स लगा रही है, बंकर्स लगा रही है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि भाई 68 सोल्जर्स वहाँ पर रह सके, इतने बंकर्स वहाँ पर बना दिए गए। तो इस मूवमेंट को लेकर क्या होता है, पहली बात तो ये मूवमेंट होता है, ठीक है, ये मूवमेंट क्यों होता है पहली बात तो। दूसरी चीज ये है कि इस मूवमेंट के तुरंत बाद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चीज पर अपनी टिप्पणी देते हैं और कहते हैं कि भाई आप जो ये कर रहे हैं, आप कृपया करके वो काम मत कीजिए कि आपको अपना भूगोल का जो स्ट्रक्चर है यानी ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको आपके अंदर बदलाव करने की जरूरत पड़ जाए। अब इसके अंदर आप पर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल और आज के अंदर सीडीएस जो अनिल चौहान है हमारे, उन्होंने भी इसके बारे में बोल दिया है कि आप अपना भूगोल के मत कीजिए। उसके बाद जो अपने भारत के एयर फोर्स के चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उन्होंने भी ये बात कह दी कि पाकिस्तान के हमने इतने विमान गिराए थे। तो इन सब चीज़ों के लेकर मेरे को तो ये आकलन समझ में आता है कि इंडियन फोर्सेज ने, जिसके अंदर भारत के रक्षा मंत्री भी शामिल है यानी कि भारत की सरकार और भारत की फोर्सेज ने, अब पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलने शुरू करे वो संयम बरतने वाले बोल नहीं है, उसके अंदर एग्रेसिवनेस है। तो इस एग्रेसिवनेस को मतलब अपन किस तरीके से समझ, इस एग्रेसिवनेस को सीधी बात है, भारत कब तक सहेगा। भारत ने पाकिस्तान को बहुत समय तक सहा है, और मैं तो मानता हूँ ये बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जैसे अब में 1900 पास है जो है, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास से आज की नींव डली गई है, जो इतिहास की हमारी नींव थी। तो जो 1970 वाला युद्ध था, 71 वाला बांग्लादेश वाला, उसका जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, 3 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, 3 पेज का। उस डॉक्यूमेंट को देख के कहीं भी ये नहीं लगता कि हमने जंग जीती थी। वो डॉक्यूमेंट जब तक हमारी फोर्सेज लाहौर तक घुस गई थी, तब भी ना हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की प्रयास किया, ना हमारे कुछ 51-60 सोल्जर्स थे, ना हम वो वापस ले पाए। अदरवाइज 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो गिरफ्त में थे, इसके अंदर छोड़ दिया गया। इसके अंदर एक और चीज़ थी, जब 26/11 अटैक हुआ था तो उस वक्त के गृह मंत्री चिदम्बरम ने ये बात को कंडेम करी, जो कांग्रेस के अंदर मंत्री थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारी जो फोर्सेज है वो तो तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से दबाव था उस वक्त। 26/11 की बात करें तो 26/11 को भी इन्होंने जो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया है ना, उसको भगवा टेररिज्म बना के, आरएसएस की टेररिज्म बना के, जो ये बुक्स लिख रहे थे, वो तो कसाब पकड़ा गया। नहीं तो साजिश तो पूरी यही थी ना कि उसको भी एक भगवा टेररिज्म बता दिया जाए। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जैसा तुच्छ मुल्क जो कि हर बार कूटा गया है, हर बार बहुत गंदी तरीके से खदेड़ा गया, इनके जो ये मार्शल वार्शल हैं पता नहीं किस बात के मेडल लगा के घूमते हैं, जंग तो इनसे एक जीती नहीं गई। न जाने खैरात में मिले हुए मेडल्स हैं कि आप कितनी अपने अमेरिका की चाट सकते हो, उसके बेसिस पे आप मेडल में जाते हैं। तो ये जो फर्जी पीएम है, ये जो फर्जी मार्शल वार्शल हैं, इनकी ऑनेस्टली कोई औकात नहीं है। और भारत जो स्टैंड ले रहा है बहुत नीडेड है। कब तक हम पाकिस्तान जैसे एक तुच्छे मुल्क को सहते रहेंगे, कब तक वो अपनी बातें करता रहेगा, कब तक वो अपनी गीदड़ बापियां देता रहेगा। तो सहने वाली चीज़ नहीं है। अब बोल्ड स्टैंड रखा है हमने, और हमें यही स्टैंड रखना है। और ये जो 2 कौड़ी के एनालिस्ट आते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं, उन्हें ये बता दूं मैं कि भारत अब और नहीं सहेगा।
भारत सुनने वालों से नहीं, भारत करने वालों से। और इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त साफ मिल गया था कि अब गोली का जवाब गोले से होगा। तो देख लीजिए आप, ये परिस्थिति है और यही रहनी चाहिए। बताइए क्या हुआ? ख्वाबों में खोए सर क्रीक की हम बात करें तो ये पता नहीं क्यों मेरे लिए ऐसी बातें बोलते हैं, क्यों? जवाब दे दूं तो सर क्रीक की हम बात वापस आते हैं तो उसके बारे में बात करें तो 47-48 के बीच में जब ये मुद्दा उठा था कश्मीर का, कश्मीर के साथ साथ एक और मुद्दा उठा था, लेकिन ज़्यादा मुद्दा ये उछला नहीं था, सर क्रीक के आसपास का कच्छ एरिया जो था उसका। तो सर क्रीक का ये है, जैसे आपने बताया कि वो एरिया वहाँ पे 96 किलोमीटर का लंबा एरिया है ये, यहाँ पे फेंसिंग हो नहीं सकती इतना। और पेट्रोलिंग की बात आए तो पेट्रोलिंग के वक्त वहाँ पर जो क्योंकि कंफ्लिक्टेड एरिया है तो यहाँ पे काफ़ी तकलीफ आती है। तो बहुत दिन तक इस पर बातचीत चलती रही। 68 में मेन एक जो बातचीत का सिलसिला है वो थोड़ा इंटेंस हो गया। बाद में 1997 से 2012 के बीच में 12 बार इंडिया पाकिस्तान ने इस चीज़ पे मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद कोई हल नहीं निकला। भारत ने एक और प्रपोजल दिया था, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ एंड सी प्रोविजन, सी के टेलोस के प्रोविजन के तहत भारत ने ये भी बोला था कि जो सर क्रीक का हिस्सा है वो यहाँ पर आप एक जो इसको एक बॉर्डर के तौर पे यूज कर लें, राइट। इससे पहले पाकिस्तान क्या करेगा, उसको उसका जो मेन जो फंडा चलता है उसको भारत के खिलाफ नफरत करने का, उसको मिलिट्री फंडिंग क्या मिलती है कि भारत के खिलाफ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आज, ये बात नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकलवाना चाहा, लेकिन बात ये यहीं पर अटक जाती है आके कि पाकिस्तान का जो मेन एक डिफेंस की जो फंडिंग मिलती है वो भारत से नफरत करके और चाइना के हाथ जोड़ के ही मिलती है। यही बात है कि भारत ने कितना भी कोशिश कर ली नहीं हुआ। पहले भी 68 और 70 के बीच की बात है कि एक फैसला किया गया था आखिर में, एक उस मुद्दे पे आए थे जिसमें 90% जो था भारत के हित में आया था, 10% पाकिस्तान के हित में आया था, लेकिन बाद में भी पाकिस्तान ने इसको अपनाने से मना कर दिया था। क्यों? ये सेफर साइड था, पाकिस्तान को भले ही अपने इंटरेस्ट का कम मिला, सेफर साइड था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको क्यों मना कर दिया? क्योंकि सर ये तो कन्फ्लिक्टेड साइड है, इसको बाद में हम सुलझाएंगे, फिर बाद में बात करेंगे। आपका मेन मकसद क्या है कि आप एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें या फिर जो टेम्पररी सोल्यूशन है कन्फ्लिक्ट उसको सुलझाने बैठे पहले। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर क्रीक की बात नहीं, यहाँ पे इंडिया के एक बोल्ड स्टेटमेंट की बात आती है। राजनाथ सिंह का एक बहुत अच्छी बात लगी है रक्षा मंत्रालय से मुझे कि पिछले 6-7 महीने में जो एक अच्छी बात लगी है कि भारत की सुरक्षा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी गई है। ऐसा नहीं कि 26/11 की बात कर रहे हैं। 26/11 में क्या हुआ था आपने बात करी, जो मैं बता दूं एक इंसिडेंट कि जब दिल्ली से जो कमांडोज निकलने चाहिए थे, एनएसजी कमांडोज निकलने चाहिए थे, वो वक्त पे निकले नहीं, कितने घंटे लगा दिए। उस समय ताज होटल में कुछ ज्यूइश यात्री थे, वो इजराइल के थे। इजराइल ने अपना प्लेन तुरंत हवा में उतार दिया और भारतीय एयरस्पेस से कांटेक्ट किया कि हम अपना जो प्लेन है आपके एयरस्पेस में आने जा रहा है, हमें परमिशन दीजिए लैंड की, हम आपके लोगों को भी यहाँ से सुरक्षित निकाल जाए। तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है और कि आपके देश के अंदर ये हो रहा है, आप घंटों लगा रहे हैं, वो इजराइल में बैठे लोग आप प्लेन पकड़ के ऑलमोस्ट आने वाले हैं आपके एयरस्पेस के अंदर। तो एक ये है। हम बाद में बात करें जो सबसे बेस्ट चीज है रक्षा मंत्रालय की, प्रायोरिटी पहले देश की रक्षा की है, चाहे वो बॉर्डर टेंशन की हो। बॉर्डर टेंशन है जो एक होता है ना कि स्ट्रेट अप सोल्यूशन, जो सीधा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता है, जल्दी से सोल्यूशन निकालिए, नहीं निकाल सकते तो हम अपने पे आ जाते हैं, हम अपने निकाल देते हैं सोल्यूशन। दैट्स इट। सही बात है। लेकिन इसके हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो देखने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। जिस तरीके से मैंने इसके अंदर नोट्स के अंदर लिख रखा है कि सर क्रीक को सब देख लेंगे और फिर, लेकिन बात ऐसी है कि जिस तरीके से आप पहले तो सीधा होकर बैठे थोड़ा जी, लेकिन दूसरी बात ये है कि अपन ये जो था कहने की सर क्रीक वाला मैटर हो गया। अब जो इसके अंदर मैं और चीज़ ये भी देख रहा था कि जो भारत के इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि 5 से 6 F-16 फाइटर जेट्स तो हमने तब मार दिए थे, यानी उनको तब तबाह कर दिया था जब वो बेस पे खड़े थे, ठीक है। और फिर हमने 4 से 5 उनके F-16 और JF-17 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा में मार के गिराए थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि एक C-130 करके वो है इनका सर्विलांस और रडार करने वाला प्लेन है, बड़ा प्लेन होता है वो, तो उसको भी हमने हवा में मार के गिरा दिया था। तो इस तरीके से जब वो अपडेट देते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है और ये भी क्लियर होता है कि इसके हिसाब से पाकिस्तान के पास जो F-16 के फ्लीट है जो अमेरिका से उन्होंने खरीदने की है, उसके अंदर उसको वो टोटल 75 है,
अब 75 के अंदर से बता रहे हैं कि भाई 10% तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही उड़ा दिए थे। और उसके बाद अमेरिका की भी खटखटी शुरू हो गई कि भाई हमारे F-16 फाइटर जेट तो पाकिस्तान के पास तो उसका 10% तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिया गया है। इस वजह से अमेरिका खतरे में आया था, और अमेरिका खतरे में आने के बाद अमेरिका ये सीज फायर के पूरे मामले के अंदर घुसा था। उसको पाकिस्तान की तरफ से कह रहा था कि इसको सीज फायर करा दो। फिर बाद में तो खुद क्रेडिट लेने लगे डोनाल्ड ट्रंप, वो बात अलग है। लेकिन दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद क्रेडिट लेते जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अब खुद के देश के अंदर जो शटडाउन हो चुका है, यानी कि पूरा देश, यानी कि अब सीधी सीधी बेसिक सी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस वक्त अमेरिका का जो सरकारी खजाना है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसका मतलब ये होता है कि सरकारी काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी, अमेरिका के अंदर जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंडिंग होती है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है? डोनाल्ड ट्रंप खुद की जेब से थोड़ी देते हैं, वो सारा का सारा तो अमेरिकी की जनता की जेब से आता है, यानी कि सरकारी खजाने से आता है। तो सरकारी खजाना वो फ्रीज हो चुका है, और फ्रीज होने के पीछे का तरीका ये था कि एक फाइनेंशियल बिल था जो सेनेट के अंदर पास करना था, और डोनाल्ड ट्रंप उसको पास नहीं करवा पाते हैं। 55-45 के रेशियो से वो पास नहीं हो पाता है, बल्कि उसको पास होने के लिए चाहिए थे 60 वोट्स फेवर के अंदर, और उनके नहीं आते हैं। तो इसके अंदर जो अपोजिशन पार्टी अमेरिका के अंदर, उसका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने वोट नहीं करा, और उनमें से भी कई लोगों का योगदान है कि वो यूनिटी में रहे। उन्होंने एक पक्ष भी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर के अंदर वोट नहीं करा, और डोनाल्ड ट्रंप की जो ये शटडाउन है, ये शटडाउन हो गया सरकार के अंदर। अब इसके अंदर यही है कि साल 2018 के अंदर लास्ट शटडाउन हुआ था, 35 दिन का हुआ था। 35 दिन उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की पावर में थे। तो इसको अपन किस तरीके से देख सकते हैं? मेरे को तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया भर के अंदर अलग अलग रोनर होते हैं, भाई मैं रशिया यूक्रेन की जंग शांत करा दूंगा, फलानी जंग शांत करा दूंगा, लेकिन इनके खुद के देश के अंदर जो शटडाउन हो चुका है, इसका क्रेडिट अब वो किसको लेंगे? खुद को देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं, जिन्होंने आज जो इलेक्शन में खड़े तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से हुए थे, बट ये कहीं उस डायरेक्शन में जाते हुए नहीं लग रहा। ये ऑक्सीमोरॉन बन चुका है कि जिसलिए वो खड़े हुए थे उसका उल्टा हो रहा है बिल्कुल। वो जैसे ही उन्होंने आए थे, उनके आते ही मार्केट गिरना चालू हो गए थे, मार्केट अपने लोएस्ट पे आ गए थे, कंपनियों के शेयर डूब गए थे। अब ये जो शटडाउन हो रहा है, इससे भी इकोनॉमिक जो बर्डन आ रहा है बहुत भयंकर आ रहा है। जैसे स्वयं ने कहा भी था कि करीब कितने 10-12 बिलियन का हर हफ्ते 7 से 15 बिलियन डॉलर 7 से 15 बिलियन डॉलर का लॉस हर हफ्ते हो रहा है जीडीपी में अमेरिका के। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपकी कितनी फेल जो प्रेसिडेंसी है आपकी इस साल की। आपको हर देश की राजनीति में, हर देश की पॉलिसीज में उंगली जरूर करनी है, लेकिन आपसे अपना खुद का देश नहीं समझ रहा। कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? प्रेसिडेंट, सॉरी तो प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए। बताइए। हाँ जी। अरे खो जाते हैं। नहीं, ये बोल रहे थे अरे फिर से बिजली चालू हो गया। अरे भाई तो चलिए चालू करता है। तो बात ऐसी थी कि देखिए बहुत सारे, जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही हेल्थ केयर सर्विसेज की जो है चेंबर, और जो फॉरेन एड का चेंबर है वो रिपब्लिकन्स के पास है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या सीन है, जैसे बहुत कुछ महीने पहले एक आया था द बिग ब्यूटीफुल बिल, राइट, जिसपे एलॉन मस्क भी काफी भड़क गए थे, राइट, और लड़ाई भी हो गई आगे चल के। तो सीन ये है, उसके अंदर क्या था, उस हेल्थ केयर बिल के अंदर कि बहुत मुश्किल कर दी थी हेल्थ केयर सर्विसेज जो अमेरिकन सिटीजन 60 सालों से जिसका फायदा उठा रहे थे। अब मुश्किल हो गई। इसके बाद जो फॉरेन एड की बात आती है, फॉरेन एड्स ट्रंप के हाथ में दे दो तो वही है कि बच्चे के हाथ में आप बंदूक थमा दो, कि है ना, कहाँ कहीं भी लुटा दिए पैसे देश के, और बंदूक और देश की स्थिति भी आपने ऐसे कर रखी है, कुछ महीने के अंदर सुकड़ सा चुका है, इन्फ्लेशन टॉप पे आ गया देश का। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या था, जो पास कराने के लिए था, मैं डेमोक्रेट्स का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं हो चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सही काम कर दिया है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, आगे और भी चीज़ें करेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी तब तक वो दूसरे देशों में अपना नाक घुसाते रहेंगे। और एक और बात है कि अब ये तो रिपब्लिकन्स पे डायरेक्ट हमला हो गया, डोनाल्ड ट्रंप एक ईगोइस्टिक बंदे, है ना, उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेट्स का एक शिकागो के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा था, वो 2.1 बिलियन का डॉलर का प्रोजेक्ट था, उसका अकाउंट पूरा फ्रीज करवा दिया व्हाइट हाउस से सीधा एक ऑर्डर आया था। और अब बात यह है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो देश की, जैसे मिलिट्री हो गया और भी कुछ सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज जो एसेंशियल में इंक्लूड होती हैं, वो कंटिन्यू चल रही है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं अनपेड है, काफ़ी सारे जो वेजेस पे काम करते हैं पैसे नहीं मिले, और ये पहली बार नहीं हुआ। 1994 में बिल क्लिंटन की सरकार में ऐसा हुआ था, बाद में 2013 में बराक ओबामा की सरकार में ऐसा हुआ था,
आज तक का सबसे ज्यादा जो शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन था वो डोनाल्ड ट्रंप के ही टाइम पे हुआ था 2018 से 19 के बीच में 35 दिन होगा। बिल्कुल। और वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर के उसके वॉल के ऊपर हुआ था। तो यही बात है कि आप पहले भी साबित कर चुके हैं कि आप फेल प्रेसिडेंट है, आपने देश का गवर्नमेंट शटडाउन करवा दिया है, व्हाइट हाउस का यही करते रहते हैं आप। अभी भी आपने प्रूव कर दिया, और कितने दिन तक प्रूव करेंगे? जैसे मैंने पहले बोला था, हर्ष ने भी मेंशन करा था, 7 से 15 बिलियन डॉलर आपकी जीडीपी का हफ्ते में कम हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपने देश का। बिल्कुल, बात यही है। और जो स्वयं ने, हर्ष ने बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सब कुछ डाउनफॉल शुरू हो गया था अमेरिका का, ये स्वयं और हर्ष को पता चल चुकी है, मेरे को पता चल चुकी है, आपको पता चल चुकी है, लेकिन अमेरिका की जनता को पता नहीं चली। अमेरिका की जनता किस तरीके से आंखें बंद कर कर, नाक आँख सब कुछ बंद कर कर बैठी है और जनता सड़क पे नहीं उतर रही है, उसका खामियाजा शायद अमेरिका की जनता ही भुगतेगी आगे चलकर। लेकिन अगर अपन आ जाते हैं अपने देश के अंदर, जो अपने देश की जनता भुगत रही है, तो अपने देश की जनता भुगत रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी जो कि भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि अगर वो देश के बाहर जाए तो कम से कम देश को तो रिप्रेजेंट करें। लेकिन राहुल गांधी देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। इससे पहले हमारा एक डिस्कशन चल रहा था जिसमें विनम्र जी भी थे, विनम्र जी इस बार है नहीं, तो विनम्र जी भी थे। उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस जनता के मुद्दे नहीं उठाती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के मुद्दे उठाती है और उन्हीं को लेकर बिहार के चुनाव में उतरती है, उन्हीं को लेकर दिल्ली के अंदर उतर जाती है, उन्हीं को लेकर विदेश में उतर जाती है। अब राहुल गांधी गए हुए कोलंबिया के अंदर जाने का वो वही अपना रोना शुरू करते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और दूसरा एक वो अचानक से विदेश मंत्री भी बन जाते हैं अपने देश के, यानी कि उसके अंदर उनके अंदर विदेशी ज्ञान आ जाता है और वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया नहीं चल रहे। तो ये मतलब इसके ऊपर मैं कुछ सवाल पूछूं इससे पहले तो आप जवाब। राहुल गांधी इतने आयरॉनिकल, इतने दोगले स्टेटमेंट मारते हैं ना। वो कोलंबिया जाके कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, और खुद देश में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि मेरे को लोकतंत्र से मतलब नहीं है, मुझे खाली वो बनानी है। राहुल गांधी की ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने देश के बाहर जाके ये वाली बातें करी हैं। वो पिछले कई सालों से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाके, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके, अमेरिका जाके यही स्टेटमेंट बोल के आ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद देश में आकर देश को गाली देते हैं, देश के पीएम को गाली दे रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जो खतरे में है? मैं समझने को, मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी कौन सी स्टेट में रह रहे हैं। उनका जो ये इतना बड़ा दोगलापन है ना, एक तो ये पहले भी हमने बात करी थी कि जैसे कोई लोग फॉरेन सर्विसेज के एक्सपर्ट बन रखे हैं। चाइना के साथ जो रिलेशन है फिलहाल भारत के, वो काफी पीस पे है। और अभी एससीओ समिट जो हुआ था, जिस पर हमने पहले भी बात करी हुई है, उसमें भी इंडिया का काफी अच्छा स्टैंड था, जहाँ इंडिया के प्रॉब्लम्स को भी करा गया है, जहाँ इंडिया की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी कवर किया गया है। तो राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के रिलेशन खराब चल रहे हैं? राहुल गांधी का सिंगल काम ये हो गया है कि भारत की छवि को बाहर जाके धूमिल करना, ये दिखाना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जब वो यहाँ भारत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो वोट चोरी के एलिगेशंस लगाते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ना कोई कंक्लूसिव प्रूफ सामने रखते हैं, और उसके बाद वो खुले घूम रहे हैं। तो मैं नहीं जानता फिर उन्हें कितनी फ्रीडम चाहिए। ऐसे कल किसी का पेट में चक्कू घोपने के लिए फ्रीडम चाहिए क्या? वो जानना मुश्किल है कि उनकी फ्रीडम का एक्सप्रेशन क्या है, उनकी डेमोक्रेसी का एक्सप्रेशन क्या है। नहीं, राहुल गांधी की जो सभा थी, बिहार के अंदर चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, तो इंडिया अलायंस के स्टेज के ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी गई। उसके ऊपर राहुल गांधी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, और इसके ऊपर भारत की जो सरकार है, यानी मोदी सरकार ने भी राहुल गांधी को कुछ नहीं कहा। ना ये तक कहा कि आप सॉरी मांग लीजिए, ना ये तक कहा कि आप अपने पार्टी के लोगों को कीजिए कि हमसे माफी मांगे, ना ही वो जो तेजस्वी यादव की पार्टी है उनको, तेजस्वी यादव को कहा कि आप सॉरी मांग लीजिए। तो ये लोकतंत्र नहीं तो और क्या है? राहुल गांधी की लोकतंत्र भारत में तभी आएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। मतलब फिर तो लोकतंत्र शायद से आने से रहा भारत में उनके हिसाब से। वो हमेशा यही रोना करते रहेंगे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि अब फंडिंग जब यही बोलने की मिलेगी तो यही करा जाएगा। जब जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनियर पैसे इस बात के देंगे कि आपको तो भारत में लोकतंत्र खत्म करना है, ये जो विचारधारा एक क्या बोलते हैं पॉइजन स्प्यू करा जा रहा है भारत के युवा में, यही तो है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आप लोगों को बताइए कि आप लोकतंत्र में है ही नहीं रहे, लेकिन जब आपसे बात आती है कि लोकतंत्र को बचाइए तो बोल देते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं लोकतंत्र को बचाना। बात ऐसी है कि भारत की ओपोजिशन चाहे कैसी भी है, आज राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन बैठे हुए हैं, अगर आज इंडिया अलायंस नहीं होती ना, आज असदुद्दीन ओवैसी कैसे भी है, कैसा भी कम्युनल विचार रखते हैं, लेकिन आज वो बेटर अपोजिशन के तौर पे काम कर सकता है। इंडिया का पार्लियामेंट आज बेहतर प्रोग्रेस करता। क्यों करता? क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। एक होता है कि एक अपनी पार्टी रोना लगाता है, एक दूसरा की नेशनल इंटरेस्ट गाता है। असदुद्दीन ओवैसी कैसे भी हैं, वो हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ भी बोलते हैं, आउट ऑफ द पार्लियामेंट के विचार जो भी है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने कुछ भी बोला हुआ है,
वो अंदर का है, देश का पीएम उसको संभालेगा। लेकिन जो देश के बाहर आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, लीडर ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और डेमोक्रेट्स के लीडर्स हैं वो कैसे बात करते हैं अमेरिका की, वो बुराई नहीं करना चालू कर देते हैं हर जगह जाके। अब राहुल गांधी का यही सिनेरियो है कि पहले वही है, देश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी है नहीं। मैं बात बताता हूँ, एक बहुत सही बात बोली थी आनंद रंगनाथन ने, हाँ। है ना, FCRA एक्ट के ऊपर, बिल्कुल राइट, कि पहले जो एक बीजेपी को कन्विक्ट किया गया था FCRA एक्ट को मिसयूज करने के चक्कर में। अगले दिन क्या होता है, फॉरेन फंडिंग की बात आई थी, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन पार्लियामेंट के अंदर वो FCRA एक्ट अमेंड कर दिया जाता है, और कांग्रेस ही वो होती है जो उसको सपोर्ट करती है। क्यों करती है? क्यों भाई, आप अमेंड कर रहे हो, आप अपोजिशन हो, आप सवाल नहीं उठाओगे। उनपे इतना बड़ा एलिगेशन लगा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस इससे पीछे नहीं है, कांग्रेस अलग नहीं है, एक ही थाली के चट्टे में वही है। बीजेपी कैसी भी पार्टी है, बीजेपी को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, बीजेपी बहुत काम सही भी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी दूध की गली है। सही बात। बीजेपी के अंदर भी करप्शन है, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। लेकिन अब यही बात है कि आप वही जो हर्ष ने बोला था, दोगलापन, आप ऐसे काम क्यों करते हो, बाहर जाके ऐसे बोलते हो, फिर अंदर देश के अंदर आपके ऐसे ऐसे किस्से हैं, देश के अगर सुनाने लग जाए तो खत्म हो जाए ना बात। बहुत सारी बातें हैं कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए, राहुल गांधी के बारे में बोलने के लिए, कि देश के अंदर कुछ और, देश के बाहर कुछ और। तो यही रात खत्म हो जाएगी बोलेंगे। है कि मेन बात तो यही है कि राहुल गांधी वही है कि खुद के मुद्दे उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। अगर राहुल, क्योंकि भाई आप देखोगे ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड का SSC लीक हो गया पेपर, तो वहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन करा, राहुल गांधी ने तो प्रदर्शन ज्वाइन ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी को प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए था, वहाँ पे जो उनकी मांग है उस चीज़ को मनवाना चाहिए था, वहाँ पे CBI की मांग है उस चीज़ को करना चाहिए था। एक बेचारे बच्चे ने वहाँ पर धरना डाला, भूख हड़ताल की, वो मरने की तादाद पर आ गया, उसके बाद उसने वो पूरी जो CBI की मांग है पुष्कर सिंह धामी ने उसको मानी। तो ये तो तब जाकर राहुल गांधी ने कौन सा प्रोटेस्ट ज्वाइन करा? कोई सा प्रोटेस्ट ज्वाइन करा? राहुल गांधी ने जनहित के अंदर कौन सा प्रोटेस्ट ज्वाइन करा? कोई सा ज्वाइन नहीं करा। जनता के हित के लिए कौन सा किया? कोई सा ही नहीं करा। सारे सारे खुद के हित के लिए करे, कांग्रेस के हित के लिए, राहुल गांधी के हित के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देनी तो वो कर दिया, ये वीडियो बनानी तो वो बना दिया। तो ये जो चीप पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी अब इसके अंदर इंडल्ज हो चुके हैं। अगर इसके अंदर ज़्यादा लंबा समय तक वो इंडल्ज रहते हैं तो वो सत्ता से उतना ही दूर रहेंगे। बाकी SOS के अंदर हुई जितनी भी चर्चा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या कुछ सोचते हैं वो सब लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, पानी बचाएं।